नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समाधान बैच में। मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए आज की वीडियो लेकर आ चुका हूं डे 8 की। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले क्षमा प्रार्थी हैं कि बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है क्लासेस आपकी डिले हो गई। लेकिन अब ये सारी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, तो अब आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी और क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस जो है चलेंगी। और अगले कुछ दिनों में डे 10 तक हम लोग जो है इसको डेमो के रूप में आपको दे रहे हैं। डे 11 से सिर्फ ये ग्रुप में ही मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लें, ताकि आप लोगों को रेगुलर बेस पे सारे कंटेंट सारी चीज़ें मिलती रहे। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर क्लास में यूपी स्पेशल, जैसा कि आपको पता है यूपी स्पेशल के सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और संभावना ये भी है कि ऑप्शनल हटने के बाद 2 पेपर यूपी स्पेशल के भी जुड़ जाएं। तो ऐसे में हम आपको बहुत ही एक अच्छा कंटेंट यूपी स्पेशल का आज इस डेमो में देंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के तीनों अलग अलग पार्ट के पेपरों से लेकर यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम आने वाले समय में आपको यूपी स्पेशल कितने गहरे और महत्वपूर्ण सवालों से रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का विस्तृत विवरण कीजिए। 200 शब्दों का ये सवाल है, 200 वर्ड्स का, और 12 नंबर 8 नंबर किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे हम लोग। एग्रो क्लाइमेट रीजन रिफर्स टू सच एन एरिया वेयर देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन क्लाइमेट, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। कृषि जलवायु प्रदेश से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां जलवायु, मृदा, कृषि फसलों में एक रूपता हो। ठीक है, मतलब जहां पर एक जैसी जलवायु, एक जैसी मृदा, एक जैसी ही कृषि फसलें उत्पन्न हो रही हूं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक कृषि जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा एवं सहायक नदियां, हिमालयी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र ने कृषि क्षेत्रों के विविध आयाम प्रदान किए हैं। मतलब इनके वजह से जो है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार के कृषि क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश एक व्यापक क्षेत्रफल वाला राज्य है और इन सब सहायक कारणों की वजह से, कौन से सहायक कारण? गंगा एवं उनकी सहायक नदियां, हिमालय का जो क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला और विंध्य क्षेत्र वाला, उसकी वजह से क्या है, हमारे यहां पर अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेश जो है पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों को फसलों की अवधि, मृदा के प्रकार, तापमान और वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये कारक के रूप में भी आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो कभी मान लीजिए कि कृषि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, तो ध्यान रखिएगा फसलों का अवधि, मृदा का प्रकार, तापमान और वर्षा, ये फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का डिवाइडेशन होता है। उपर्युक्त आधारों पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने 9 कृषि जलवायु क्षेत्र या प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, आपने इंफॉर्मेशन दे दी हमने किसके बारे में, कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। अब हम उन सबका एक जगह पर क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, यानी कि फ्लो चार्ट के माध्यम से सारे जोन्स को बता देंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन्स, भाबर एंड तराई, वेस्टर्न प्लेन्स, मिड वेस्टर्न प्लेन्स, साउथ वेस्टर्न प्लेन्स, मिडल ग्राउंड, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्ट ग्राउंड, ईस्टर्न प्लेस और विंध्या रीजन। ये क्या है, हमारे 9 उत्तर प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, अब आपने इसके बारे में एक जगह बता दिया, अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको डिटेल करना होगा, दिखाना होगा। तो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी लास्ट जनगणना यही हुई है, यहां पर क्या है, कुल कार्यशील जनसंख्या का 59% भाग जो है ना, अभी भी कृषियों से संबंधित क्षेत्रों में संलग्न है। आपने डाटा के माध्यम से बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी कृषि का कितना महत्व है। जब हम बता रहे हैं कृषि क्षेत्रों के बारे में, हम साथ में भी बताते चलेंगे भाई कि हमारे यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या, यानी कि आधे से अधिक जनसंख्या क्या है, अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या की बात हो रही है। कार्यशील जनसंख्या कौन होती है, 15 से 59 साल की जो जनसंख्या होती है उसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार से उत्पादन कर रहे होते हैं। तो ये जो जनसंख्या है इसका 60% लगभग 59% कहां पे है, कृषि क्षेत्र में संलग्न है। अब हम एक एक करके जो है रीजन जो हमने अभी बात की 9, उनकी विशेषता जो है बताते चलेंगे, उससे संबंधित कुछ जिलों के एग्जाम्पल के रूप में बताते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो रही है। ये भी हम लोगों ने एक अलग फॉर्मेट में बताने की कोशिश की है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखिए, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे। भारत जो है, अरे सॉरी, भाभर है ये, देखिए पहले हम लोगों ने बात की थी ना भाभर, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है।
टाइपिंग एरर है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, मृदा कैसी है, पहले देख लें किस किस जिलों में एग्जाम्पल के रूप में, सहारनपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये जो जिले हैं लगभग एग्जाम्पल के रूप में, और भी हैं लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा बहुत थोड़ा बहुत डाल दीजिए, 2-3 एग्जाम्पल। ये क्या, यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी क्षेत्र पाया जाता है, भाबर और तराई क्षेत्र वाले के अंतर्गत ये जिले हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो फॉस्फोरस और पोटास युक्त होती है। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी फसलें उगती हैं, चावल, गेहूं और गन्ना, आपने बता दिया, ठीक है। एक बार में अगले रीजन में आते हैं हम लोग, पश्चिमी मैदान क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न प्लेन रीजन। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद एग्जाम्पल के रूप में। सॉइल कैसी है, बलुई दामोट है, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, और यहां पर चावल, गेहूं, गन्ना प्रधान रूप में उत्पन्न किया जाता है। फिर आपने मध्य पश्चिम मैदान के बारे में बता दिया, बरेली, मेरठ, हापुड़, यहां पर रेतीली मृदा है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, 60 से 90 सेंटीमीटर की बारिश, चावल, गेहूं और गन्ना यहां पर व्यापक रूप से उत्पन्न किया जाता है। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, जिले आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, रेतीली और जलोढ़ मृदा, 50 से 75 सेंटीमीटर, चावल, गेहूं और गन्ना, ये फसलें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मृदा, कौन कौन से जिले, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, 75 से 100 सेंटीमीटर, फसल चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, गन्ना, ठीक, इस तरीके से आपने बताते चले गए। फिर बुंदेलखंड हो गया आपका, यहाँ पे ललितपुर, चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, लाल और काली मिट्टी चट्टानी पाई जाती है, 60 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मोटे जो अनाज यहाँ उत्पन्न होते हैं जैसे कि ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, ये फसलें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उत्तर पूर्वी मैदान, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, 100 से 120 सेंटीमीटर, धान, गेहूं, मक्का, मटर, राई, इस तरीके की फसलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक। विंध्य क्षेत्र जो है आपका है, मिर्जापुर, सोनभद्र वाला, काली व लाल मृदा पाई जाती है, 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश, धान, गेहूं, चना, अलसी, इस प्रकार की विंध्य रीजन में क्रॉप्स पाई जाती हैं, ठीक। तो आपने पूरा इसको डिटेल कर दिया। इसी प्रकार से आपने पूर्वी मैदान के बारे में बता दिया, यहाँ पर कौन कौन से हैं, बलिया, गाजीपुर समेत 12 जिले इसमें सम्मिलित हैं। सिल्ट दामोट और बलुई दामोट प्रकार की मृदा यहाँ पाई जाती है, 120 से 140 सेंटीमीटर बारिश, और मुख्य फसलें मक्का, गन्ना, चना और अरहर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। तो निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेशों की विविधता का लाभ उठाने की आवश्यकता है। कृषि जलवायु प्रदेशों में व्यावसायिक कृषि, मिश्रित कृषि, तकनीकी कृषि को अपनाकर इसे आजीविका के साधन के बजाय लाभ के साधन में भी बदला जा सकता है। अभी क्या है, कृषि हम सिर्फ आजीविका के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन इसे हम आने वाले समय में अगर हम तकनीकी का सहारा लेते हैं जिसमें व्यावसायिक कृषि, मिश्रित कृषि आदि नवीन पद्धतियां सम्मिलित हैं, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या पाएंगे कि जो सिर्फ कृषि आजीविका के लिए इस्तेमाल हो रही थी, आने वाले समय में एक लाभ अर्जन का मुख्य जो है मार्ग बन सके, ठीक है। तो इस तरीके से करके अपने उत्तर को आप लिख सकते हैं। और भी आपके पास डाटा है तो आपसे मृदा कार्ड वगैरह का डाल सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, या कुछ नवीन योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हो, ठीक है, तो सबको भी यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हैं निष्कर्ष में। हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर याद आ जाए तो जरूर डालिए, ठीक है। जैसे कि भारत सरकार की सोलर पंप वाली योजना है, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह का जो इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में हो रहा है, इनका भी आप मेंशन यहाँ पर करके अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगला सवाल है हम लोगों का पेपर 2 से, यूपी स्पेशल का ही। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थापना, संरचना, भूमिका का विस्तृत वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पेपर 2 में। भारत की संसद की तरह कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है। राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का नाम विधानसभा व विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से जो स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स में जो व्यवस्था है विधान मंडल की, उसमें एक पार्ट को विधानसभा के नाम से, दूसरे पार्ट को विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 169, ठीक है। इसका प्रावधान किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल में से आप डाल दीजिए अगर नहीं आपको याद आ जाता है तो। आर्टिकल 169 में प्रावधान किया गया ना कि संसद जब चाहेगी, राज्य अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ विधान परिषद की स्थापना कर दी जाए, तो आर्टिकल 169 का इस्तेमाल करके संसद सृजन कर सकती है किसी भी राज्य में। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इसको किया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थापना आर्टिकल 169 द्वारा संसद के माध्यम से।
अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों का गठन व उन्मूलन का प्रावधान दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की? 1937 में। आपने इसका बेसिक डिटेल दे दी। आर्टिकल 171 में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई है और विधानसभा कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं, ये सब प्रावधान जो है किया गया है विधान परिषद के बारे में। सभी राज्यों में यही प्रावधान चलता है, तो इस सब के बारे में आर्टिकल 171 में दिया गया है और यही चीज जो है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद पे भी लागू होती है। विधान परिषद विधानसभा के विपरीत क्या है? एक स्थायी सदन है, ठीक है। अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता जैसे कि राज्यसभा है, लेकिन इसका समापन किया जा सकता है आर्टिकल 169 के माध्यम से। यही क्वेश्चन पीसीएस 2019 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है और निर्वाचन जो सदस्यों का होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल अनलाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली द परमानेंट हाउस इट इज कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मतलब कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, दूसरे तरीके से इनका निर्वाचन होता है। विधान परिषद की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो कुल सदस्य संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? 100 है, ध्यान रखिएगा विधान परिषद की। और इसमें कहां से कितने सदस्य आते हैं? 1/3 सदस्य एमएलए द्वारा निर्वाचित होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी पंचायत और नगर निकायों द्वारा। 1/12 सदस्य जो है अध्यापकों के द्वारा निर्वाचक मंडल जो होता है अध्यापकों का, ठीक है, उनमें से वो लोग चुनते हैं। और 1/12 सदस्य जो होते हैं स्नातकों के निर्वाचक मंडल, यानी कि जो 3 साल के अंदर जो लोग ग्रेजुएट हुए रहते हैं वो लोग चुनते हैं। और 1/6 सदस्य जो होते हैं वो क्या है? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी संरचना है कि इन सब चीजों को इस तरीके से मिला के कुल सदस्य संख्या कितनी बन जाती है? 100 बन जाती है। तो 100 सदस्य संख्या को इस तरीके से बांट के लिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो एक ही जगह सबको ले लिया जाता है। इस प्रकार से टोटल जो है मिला के तब हमारी क्या बनती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। भूमिका क्या है? ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पहली बार 90 दिन व दूसरी बार 30 दिन तक रोकने की इसकी शक्ति है, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्रॉस चेक का काम करती है, चेक एंड बैलेंस वाला। किसी विधेयक को समाप्त करने की शक्ति इसके पास नहीं है, लेकिन इस तरीके से इतने दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक पर केवल क्या है? सलाहकारी प्रकार की भूमिका, जैसे राज्यसभा। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं इसमें से इसके जो मेंबर होते हैं वो मंत्रिमंडल के यानी कि कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं, यानी कि मंत्री पद इनको प्राप्त हो सकता है। विशेषज्ञों की नियुक्ति होने से विभिन्न मुद्दों या विधेयकों पर व्यापक सुझाव। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लोग चुन के नहीं आ पाते हैं उनको सरकार क्या होती है इस माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से क्या होती है? एंट्री कराती है और उसके बाद उनको कोई अच्छा पद देती थी, जिससे क्या होता है किसी विशेषज्ञ मामले में इनकी सलाह मशवरा ली जा सके और इनके भूमिका को बढ़िया तरीके से वहां पर व्यवस्थित रूप दिया जा सके। प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवादों द्वारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण करते हैं। मतलब कि जब इनके पास कोई विधेयक आता है तो उसके बारे में पूरी तरीके से मतलब सब कुछ बहस के दौरान जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप ये क्यों लाए हैं, इसका क्या पर्पज है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मंत्री परिषद जो होती है, जो कि विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उस पर दबाव रहता है कि हम इसको इतनी आसानी से पारित नहीं करा सकते, क्योंकि दूसरा सदन यानी कि विधान परिषद भी है जो जरूर हमसे कुछ न कुछ क्वेश्चन करेगा। हारे हुए जनप्रतिनिधियों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। मतलब कि जैसे आपने देखा कि कोई भी प्रमुख मंत्री या कोई भी विधायक जो होता है चुनाव हार जाता है, जिसको अनिवार्य रूप से, जैसे उत्तराखंड में क्या हुआ, तीरथ सिंह मांझी हार गए, उत्तर प्रदेश में ये हार गए थे, क्या नाम है इस वाले चुनाव में आपके उप मुख्यमंत्री जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी, तो उनको क्या किया गया? इस माध्यम से भी क्या है? एंट्री कराई जाती है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का इसमें चुना जाना एक इसकी क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है, लेकिन इसमें देखने को मिलती है। सिफारिशी सरकारों पर इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, जैसा कि राज्यसभा वाला मामला है, ठीक है। निष्कर्षतः विधान परिषदों को अत्यंत सीमित अधिकार दिए गए, जिससे वह मात्र दंत विहीन संस्था बनकर रह गई हैं। राज्यों की विधायिका का उच्च सदन होने के नाते उसे भी राज्यसभा के समान शक्तियां दिए जाने का प्रावधान किए जाए, जिससे उनकी सार्थकता बनी रहे। देखिए, कुछ मामलों में देखने में लगती जरूर है कि राज्यसभा जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा की कुछ ऐसी शक्तियां हैं
जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, वैसा कुछ भी इनको शक्तियां नहीं दी गई। साथ साथ में राज्यसभा को किसी भी प्रकार से विघटित नहीं किया जाता, ना समाप्त किया जा सकता, लेकिन इनको समाप्त किया जा सकता आर्टिकल 169 की। तो जरूरत क्या है, इनके उनको कुछ शक्तियां दी जाए जिससे इनकी जो सिस्टम इनके लिए बनाया गया है वो लगे कि हाँ कुछ फायदा है, बेमतलब वाला काम ना लगे कि हाँ सिर्फ लोगों को ढोने की संस्था ना बने, इसे कुछ शक्तियां अवश्य दी जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपने अपने उत्तर को समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश की संगीत परंपरा को समृद्ध करने में प्रमुख घरानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन घरानास इन एनरिचमेंट द म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहां का क्वेश्चन है, पेपर 1 में, यानी कला संस्कृति में आपसे पूछा जा सकता है। 200 शब्दों का ये भी सवाल है। ठीक है, तो आप देखिए इस बार क्वेश्चन यूपी स्पेशल के पर आया था, लोकगीत से पूर्वी उत्तर प्रदेश के घराने पर क्वेश्चन अभी नहीं आया है कभी एक बार भी, तो प्रमुख घरानों पे कभी भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, तो उत्तर प्रदेश में संगीत परंपरा की उत्पत्ति धार्मिक क्रियाकलापों से हुई थी। समय के साथ साथ इनमें लोक जीवन में भी प्रवेश किया। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक घरानों की उत्पत्ति ने संगीत परंपरा को नया आयाम और कीर्तिमान प्रदान किया। ठीक है, क्या होता है घराना, देखते हैं। देखिए ये सब क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के घराने हैं। आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरा बता देना, क्योंकि इसको डिटेल लिखते रहेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, कौन कौन से, आगरा घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, खुर्जा घराना, अतरौली घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, इटावा और शाहजहांपुर घराना। ये सब क्या है, संगीत के केंद्र होते हैं, इनको घराना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ प्रमुख क्या है, उत्तर प्रदेश के घराने हैं जो संगीत की विभिन्न कलाओं से संबंधित होते हैं। अब इनकी जो है प्रमुख देख लेते हैं विशेषता, क्योंकि 2-4 की विशेषता हम तो सबकी देंगे, लेकिन 2-4 की विशेषता आपको जरूर यहाँ पर मेंशन करनी होगी। विशेषता के बारे में पूछा है सवाल तो आगरा घराना मध्यकाल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। उत्पत्ति श्यामरंग, अखलदास, मलूक दास द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन जो है यहाँ का प्रमुख संगीत है, यानी कि प्रमुख कहते हैं कि गायन की कला है। फयाज खान, पंडित विश्वंभर दीन और वल्लभ दास, ये लोग यहाँ के प्रमुख जो है संगीतकार हैं या थे। आगरा घराने की दूसरी शाखा के प्रधान कौन थे, मोहम्मद खान, सादिक अली और ठुमरी गायन का प्रमुख जो है अंग इसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आपने बता दिया आगरा घराने के बारे में। फिर लखनऊ घराना, वाजिद अली शाह के समय उत्पत्ति हुई थी। ठुमरी और कत्थक नृत्य से संबंधित हैं। बिंदादीन, कोदम सिंह, खुर्शीद अली खान इस घराने के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। गुलाब नबी टप्पा शैली के जनक, ठीक, टप्पा शैली इसी घराने से निकली हुई है और इसके जनक कौन माने जाते हैं, गुलाब नबी माने जाते हैं। मोदू खान और बसूर खान इसके तबला वादक हैं इस घराने के। शंभू महाराज, लच्छू महाराज प्रमुख व्यक्तित्व थे, इसी घराने से संबंधित थे। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा ठुमरी की जो है बंदिशें जो है तैयार कराई गई थी। तो आपने लखनऊ घराने की विशेषता यहाँ पर हमने क्या कर दी, बता दी। ठीक, फिर इसके अलावा अगला है आपका किराना घराना। कहाँ संबंधित है ये, एरिया ऑफ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। फाउंडर वंदे अली खान इसके जनक हैं। ख्याल गायकी में यहाँ की प्रधानता है और अब्दुल करीम खान, बालकृष्णा, अब्दुल वाहिद, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई और प्रभा अन्य, ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो इस घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, छोटा छोटा बता देना, मोटा मोटा, आपको सारा बहुत नहीं करना है। क्लियर कट देखिए, आप जितना क्लियर कट आप अगर लिख दोगे इस तरीके से तो टीचर को देखते समझ में आएगा कि इसको आदमी को तो यार सब चीज पता है, सब चीजों के बारे में। भले आपको इतना याद ना रहे जितना 4-5 घराने भी याद रह जाएंगे, तब भी अगर डिटेल लिख दोगे ना आपके भैया कहाँ से संस्थापक कौन था, कहाँ पर ये घराना है और कौन कौन प्रमुख लोग, तो अपने आप नंबर आपको मिलेंगे भाई। मूल स्थान अलीगढ़ का है। संस्थापक काले खान और चांद खान। ध्रुपद धमार गायन जो है इसकी प्रमुख शैली है। दुल्लू खान, छज्जू खान, गुलाम गौस, केसरबाई, किशोर ओमनकार, पद्मावती आदि ये ध्रुपद गायक हैं जो कि अतरौली घराने से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराना, काशीराज संस्थापक, ख्याल, ठुमरी ठप्पा, कजरी, चैती, ये जो है प्रमुख क्या है इसके संगीत हैं। राम सेवक मिश्र, विश्व सेवक मिश्र, राजन साजन मिश्र, अभी इनकी डेथ हुई है। छोटी मैना, बड़ी मैना, गुदई महाराज, ये इस घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। ठाकुर जयदेव सिंह संगीत शास्त्र के पितामह माने जाते हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक, सहारनपुर घराना, सूफी संत खलीफा मोहम्मद संस्थापक, अलाप, होरी, ध्रुपद गायन जो है इस प्रमुख घराने के संगीत है। बंदे अली खान, बहराम खान, नसीर, अहमुद्दीन डागर और
रहीमुद्दीन खान आदि क्या है, इस घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं। ठीक। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश संगीत परंपराओं को घराने द्वारा सजाया व संवारा गया है। संगीत परंपरा के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य संस्था की स्थापना की गई और इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए गए। फिर भी इस दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, काफी प्रयास सरकार द्वारा किए भी गए, लेकिन अभी क्या है, अभी इनको इतना ज्यादा वो अभी मिल नहीं पाया है, जो न पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए वो अभी मिल नहीं पाई है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका निष्कर्ष करके आपने खत्म, क्योंकि आपने अपने आप क्वेश्चन को ही बहुत बड़ा बना दिया है। अब अगला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों और प्रमुख निर्यात केंद्रों का उल्लेख कीजिए 200 शब्दों में। पेपर 3 का ये कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो यूपी स्पेशल संबंधित है। ठीक है, मेंशन द मेजर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स एंड मेजर एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस बार भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे, पिछली बार आया था 21 में या 20 में, किसी साल आया हुआ है। ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश देयर इज ए evidence of agriculture product based factories and export center. Uttar Pradesh has the following industrial institution for financial and management of agriculture product, small and cottage industry. उत्तर प्रदेश के पास जो है ना संसाधनों की न्यूनता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े क्या कहते हैं कि उद्योग नहीं स्थापित हुए। लघु और कुटीर उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित है। अब उसी संदर्भ में हम लोग को पूरा आंसर आपको अपने आगे को लेकर चलना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना की गई थी किस लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। 1954 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में है। लघु और मध्यम इकाइयों को ऋण देने का काम करती है। ऋण की सीमा मध्यम और दीर्घकालिक प्रकार की होती है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना जो है इसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो उद्योगों के लिए निवेश को आकर्षित करने का कार्य कर रही है। ठीक। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम, ये भी क्या है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान है। स्थापना 1972। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका में कार्य करता है। ये मध्यम और बृहद उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। ऋण की सीमा कैसी होती है, दीर्घकालिक ऋण ये प्रदान करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है क्रेडिट देता है ये। ठीक। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 1961 में स्थापना, कानपुर में है हेड ऑफिस। ठीक। ये क्या है, औद्योगिक अवस्थापना हेतु भूखंड और भवन उपलब्ध कराने का कार्य ये करता है। ठीक। सबकी अलग अलग भूमिका है, सब एक ही जैसे लगते हैं लेकिन नहीं, सबका काम अलग अलग है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में स्थापित, कानपुर मुख्यालय। लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य इसको दिया गया है यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न उत्पादों को निर्यात करने के लिए 1966 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम और निर्यात प्रोत्साहन के लिए वर्ष 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र जो है वो कौन से हैं, निम्नलिखित है। तो आपने थोड़ा सा डाटा दे दिया, अगर आपको याद आ जाए तो जरूर इस तरीके से ईयर मेंशन कर देंगे ना, तो क्या होता है, और इसको अंडरलाइन भी कर दीजिए या बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई आप जो है गहरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, या गहरी जानकारी के साथ आपने उत्तर को लिखा है, आपने हवाई उत्तर नहीं बनाया है। तो नोएडा देखिए सबसे पहला क्षेत्र जो हमारा, यहाँ क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य होता है, सिले सिलाए वस्त्रों का कार्य होता है, कंप्यूटर का कार्य होता है, रत्न आभूषण का कार्य होता है, चमड़ा उद्योग स्थापित है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का केंद्र माना जाता है आपका नोएडा। ठीक। आगरा, यहां पर बैग बनाए जाते हैं चमड़े के। एक सेकंड, एक मिनट भाई, पेन कहां चला गया। हाँ, चमड़े के बैग, हस्तशिल्प सामान बनाए जाते हैं, सिल्क कारपेट और संगमरमर का उत्पादन यहां पर उत्पाद बनाए जाते हैं आगरा में। ठीक। अगला है मुरादाबाद, बोन ज्वेलरी, पीतल वस्तुएं और कलात्मक आभूषण का केंद्र माना जाता है ये। ठीक। लखनऊ, आम, यहाँ का मलिहाबादी आम वस्त्र उत्पादन में प्रमुख केंद्र है। फ्लोरिकल्चर का प्रमुख केंद्र और हर्बल औषधियों के लिए प्रमुख रूप से जो है यहाँ का वो पार्क है, उसका नाम अभी जंगल का नाम भूल रहा हूँ मैं, चलिए देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा नाम है, तो प्रमुख है, वजह से हर्बल औषधि का निर्माण किया जाता है। कानपुर मसालों का केंद्र है, चमड़ा उद्योग, सॉफ्टवेयर, रसायन उत्पाद, हैंडलूम और फार्मा उत्पाद के लिए प्रमुख है हमारा कानपुर। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में खनिज कम होने के बाद भी उद्योगों के विकास हेतु पर्याप्त अवसर हैं, क्योंकि यहाँ मानव संसाधन की पर्याप्त सुविधा है। आवश्यकता है मानव पूंजी को लाभ उठाने की, जिससे उत्तर प्रदेश का जो है देश का विनिर्माण हब बन सके। आप इसमें आप
अगर आपको याद आ जाता तो सोनभद्र वाला एरिया भी डाल सकते हैं, जहाँ हिंडाल्को रेणुकूट वगैरह है मेंशन कर सकते हैं आप। सिंगरौली वाला क्षेत्र डाल सकते हैं कोयला के लिए। तो कुछ संसाधन वाले क्षेत्रों को भी आप मेंशन चाहे तो अपने उत्तर में करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है समाधान बैच भैया। और इसी तरीके के बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको डेली बेस पे 4 मिलेंगे। डे 10 तक हम लोग की क्लासेस डेमो के रूप में फ्री आ रही हैं। उसके बाद ये सिर्फ प्राइवेट के रूप में आएंगी, जो कि ग्रुप के बच्चों को मिलेंगी। तो आप लोग जो है इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं और लेके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी इसकी फीस मात्र 5100 रुपये रखी गई है। और जैसे ही ऑफिशियल अगर हो जाता है हमारा कि हम लोग जैसे कि हो जा रहा है कि ऑप्शन हट जा रहा है और 2 पेपर ऐड हो जाते हैं, तो इसकी फीस 6500 रुपये हो जाएगी जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो लोग अभी एडमिशन ले चुके होंगे उनके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उनका 5100 में ही चलेगा ये। और उसके बाद ऑफिशियल के बाद जो लोग भी आएंगे, हम लोग क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या भी जो 500 लेके चल रहे हैं, तब हम इसको बढ़ा के 700 प्लस करेंगे। तो ऐसे में फीस में भी इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो अभी जुड़ जाएंगे उनके लिए फीस जो है ये पुरानी वाली ही रहेगी। तो ये 2 नंबर दिए गए, नंबर पर संपर्क करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप अपने आप को टेलीग्राम में जोड़ लें, वहाँ पे हम लोग डेली इसके चारों क्वेश्चनों की PDF भी दे रहे हैं। हम लोगों ने बेसिक मटेरियल जो है पूरा मेंस का, उसका PDF भी दिया हुआ है। और डेली आपको 4 क्वेश्चंस की वीडियो और PDF जो है डेली बेस पे मिलेंगे। इधर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन वो दूर हो चुका है। तो अब रेगुलर बेस पे आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और हम लोग का प्रोग्राम है कि 100 दिन में इसको हम लोग यानी कि 10 फरवरी तक मैक्सिमम इस कोर्स को आपके खत्म कर दें, ताकि आप 10 फरवरी के बाद अपना पूरी तरीके से प्रीलिम्स में लग जाएं और अभी अपना मेंस जो है तैयार करके अपनी अच्छे से तैयारी ऐसी कर लें ताकि मेंस रुके ना इस बार। और नंबर आएगा कैसे, इस प्रकार से लिखने से ही आएगा, सपाटा लिख के नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक कोर्स है। कम समय में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हमारे समाधान बैच के माध्यम से। कई लोग समाधान प्रकार के बैच चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्वालिटी देख लें एक बार जरूर कि किस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए उस हिसाब से जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो यार यहाँ तो ऐसा ही तो वहाँ मिल, लेकिन नहीं भाई, क्वेश्चन कैसे फंसेंगे एग्जाम में, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, हम क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की संभावना है, उन पर R&D करने के बाद ही आपको चीज़ें दी जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके आप समाधान बैच से जुड़ सकते हैं।